ओके जी, तो अब हम एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया या फिर एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया में से एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही आता है। तो आप लोगों ने इसको खा पी जाना, बहुत ही ज़्यादा आसान है, मुश्किल भी नहीं है। ठीक है। एक्यूट मतलब है कि 6 महीने से कम की हिस्ट्री होगी, और सपोरेटिव है मतलब पस प्रोड्यूसिंग कंडीशन होगी, कोई पायोजेनिक बैक्टीरिया ही इन्वॉल्व होगा। ओटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर है, वो भी मिडल ईयर की। मिडल ईयर भी मिडल ईयर क्लेफ्ट, आप लोगों ने मिडल ईयर क्लेफ्ट मैंने पढ़ाया था ना, कि जब हम कह रहे थे कि हमारा मिडल ईयर है, इसके अंदर जो स्टेशियन ट्यूब आ रही है, फिर पीछे से एडिटस निकल रहा है, फिर एंट्रम है, फिर नीचे मस्टर्ड एयर सेल्स हैं। ठीक है। इस सबको मिला के हम मिडल ईयर क्लेफ्ट कह रहे थे। तो इस सारे की कंडीशन को हम कह रहे होंगे एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। एटियोलॉजी में आ जाएगा। नॉर्मली ना ये बच्चों को इन्फेक्ट करता है, जो छोटे बच्चे होते हैं 9 महीने से कम के, या फिर 4-5 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है। उनमें सबसे पहले मतलब कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, किसी वायरस ने किया। ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर सुपर इम्पोज आपको पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, हमारी ट्यूबल ब्लॉकेज होगी, बैक्टीरिया ट्रैवल करेगा हमारे मिडल ईयर में, मिडल ईयर में जाके इन्फेक्शन करेगा, तो हमें ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है। पहले वायरस का इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। अब देखते हैं कि रूट्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकते हैं। तो सबसे मेन रूट आ जाएगा हमारा स्टेशन ट्यूब, ये वाली। ठीक है, वी स्टेशन ट्यूब। इसमें भी क्या होगा कि सबसे पहले ना हमारा ल्यूमन से जा सकता है बैक्टीरिया। अगर ल्यूमन भी क्लोज है तो जो हमारी पेरिलिम्फेटिक्स होती हैं, आप लोगों को पता, अगर ये हमारी स्टेशन ट्यूब है, ठीक है, तो इसके गिर्द हमारी पेरिलिम्फेटिक्स भी साथ साथ ऊपर जा रही होंगी। ठीक है। आपको पता सारी लिम्फेटिक्स हमारी वेसल्स के या ट्यूब्स के गिर्द गिर्द घूम रही होती हैं, तो उनके थ्रू भी जा सकती है, ल्यूमन के थ्रू भी जा सकती है। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन देखा गया चिल्ड्रंस के अंदर। आपको मैं ऊपर भी बता चुका हूँ कि कॉमन इन चिल्ड्रन है। और क्योंकि चिल्ड्रन के अंदर क्यों कॉमन है, आपको पता है कि एक तो उनकी स्टेशन ट्यूब वाइडर होती है, उनका डायमीटर ज़्यादा होता है। दूसरा मोर हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल होगी तो बैक्टीरिया का ट्रैवल करना आसान हो जाएगा। ठीक है। और एक दूसरी बात ये है कि ये ना छोटी होती है ट्यूब, जो हमारी मतलब हम अडल्ट होते हैं ना, उनकी ट्यूब भी लंबी होती है और थोड़ी वर्टिकल शेप होती है, 45 का एंगल बन रहा होता है। लेकिन बच्चों के अंदर सिर्फ 10 का एंगल बन रहा होता है। ठीक है। तो हमारे में लेस कॉमन है। आपको पता है जब हमने यूटीआईज भी पढ़े थे, वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन थे, क्योंकि उनकी जो यूरिथ्रा था छोटा था। तो इसके अंदर भी यही है कि जो इनका ट्यूब है छोटी है, ब्रॉडर है और मोर हॉरिजॉन्टल है। तो ज़्यादातर बच्चों में कॉमन देखा गया है। उसके बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे होंगे या फिर बोतल फीडिंग बच्चे हैं, अगर वो मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो, मतलब नीचे सरहाना वगैरह नहीं रखा हुआ और लेट के दूध पीते हैं, तो उनके भी दूध जा सकता है मिडिल एयर में। मिडिल एयर में आपको पता है सारी एयर, अगर वहाँ पे कोई फ्लूइड वगैरह जाए तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा सर टिल्टेड रखना होता है, सर थोड़ा ऊपर रखना होता है, ताकि मतलब कि हॉरिजॉन्टल फुल पोजीशन ना, मैंने आपको पता है एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इंगोजमेंट ऑफ वेसल्स भी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ट्यूब भी ओपन रहती है, जो स्टेशियन ट्यूब है। तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद जो स्विमिंग करते हैं, डाइविंग करते हैं, तो उनका जो मतलब मुंह में पानी गया है वो प्रेशर से स्टेशन ट्यूब में भी जा सकता है, उसमें बैक्टीरिया होगा, तो हमारा मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर तब देखा जाएगा जब हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट होगी, किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से होगी। इन्फेक्शन की वजह से होगी तो वैसे मिडिल ईयर इन्फेक्शन जा रहा होगा, वो एक्यूट क्रोनिक होगा। अगर ट्रॉमा की वजह से कोई हमारी मतलब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फटती है, तो बैक्टीरिया इन्वेड हो सकता है, इन्फेक्शन कर देगा। या ब्लड बोन है, ये दोनों बहुत लेस कॉमन है। ब्लड बोन भी लेस कॉमन है, या फिर जो एक्सटर्नल ईयर ये लेस कॉमन है। सबसे ज़्यादा कॉमन देखा गया हमारा जो स्टेशन ट्यूब से रूट है, वो भी हमारा ल्यूमन वाला। उसके बाद हमारे आ जाएंगे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होंगे, तो मतलब कौन से फैक्टर्स होंगे जो हमें इस कंडीशन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक ही है, ठीक है, कि जो स्टेशन ट्यूब के नॉर्मल फंक्शन से रोक रहा होगा। स्टेशन ट्यूब को अगर कोई भी चीज़ ब्लॉक कर रही है ना, तो वो हमें इस कंडीशन की तरफ ले जाएगी। स्टेशन ट्यूब को ब्लॉक क्या क्या कर सकती है, कॉमन कोल्ड हो सकते हैं, जैसे कोई भी इन्फ्लुएंजा वगैरह का वायरस होता है, ठीक है, या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं जो वायरसेस से होते हैं, या फिर कोई भी जो गले का इन्फेक्शन हो, मीजल्स का हो, डिप्थेरिया का हो, वूपिंग कफ हो, ठीक है। या फिर आपको पता अगर हमारी ये स्टेशन ट्यूब है तो उसके पीछे हमारी टॉन्सिल प्रेजेंट है, अगर टॉन्सिल की इन्फ्लेमेशन हो जाती है या फिर एडिनॉइड्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो भी हमारे ट्यूब को ब्लॉक कर सकते हैं। या फिर क्रोनिक राइनाइटिस जो कि हमारी नोज़ की एक एलर्जी है, या साइनसाइटिस जो हमारे साइनस है नोज़ के, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, या नेज़ल एलर्जी हो जाए, ट्यूमर तो हो जाए जो नेज़ोफेरिंग्स के ट्यूमर्स हैं, या पैकिंग वगैरह जो हम यूज़ करते हैं जिनके नोज़ से ब्लीडिंग होती है एपिस्टेसिस की कंडीशन में, तो वो जो पैकिंग है वो भी हमारे स्टेशन ट्यूब को ब्लॉक कर सकती है। आपको मैंने पढ़ाया था क्लेफ्ट पैलेट या डाउन सिंड्रोम, तो उनके अंदर भी हमारी ट्यूब ब्लॉकेज देखी जाती है। तो सारी चीज़ें जो हैं ट्यूब को ब्लॉक कर रही होंगी, तो हमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर के तौर पर ट्यूबल ब्लॉकेज का मसला आ रहा होगा कि ट्यूब के फंक्शन ही प्रॉपर हो रहे, तो हमें मिडिल एयर का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम बैक्टीरियोलॉजी देख लेते हैं, कौन से बैक्टीरिया मोस्ट इन्वॉल्व होंगे। आपको पता है कि तो पायोजेनिक बैक्टीरिया ही होंगे सारे,
उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया देखा गया वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया देखा गया 30% केसेस के अंदर, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा देखा गया 20% केसेस के अंदर, और मोक्सेरिया कैटरलिक्स देखा गया हमारा 12% केसेस के अंदर। उसके अलावा बाकी छोटे मोटे बैक्टीरिया भी हैं जो लेस कॉमन है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है, या फिर स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, या सुडोमोनास एरोजिनोसा है, ठीक है, लेकिन कम देखेंगे। लेकिन आप लोगों ने अगर याद रखना है तो सिर्फ 3 याद रख लो, यही ज़्यादा देखे गए हैं जो कि पायोजेनिक इन्फेक्शन कर रहे होंगे हमारे मिडल ईयर का। उसके बाद देखते हैं पैथोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स। पैथोलॉजी की असल में स्टेजेस हैं, कुछ 5 स्टेजेस हैं। उस स्टेज की बेस पे जो क्लिनिकल फीचर्स आ रहे होंगे ना, आप लोगों ने वो याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने फिर वो स्टेज पे पेशेंट को पकड़ना होता है, उस स्टेज पे ट्रीटमेंट करना होता है। तो स्टेजेस पहले पर देखते हैं, स्टेज के साथ साथ मैं आपको क्लिनिकल फीचर बताता जाऊँगा, फिर ट्रीटमेंट हम एंड पे देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेज आ जाएगी हमारी स्टेज ऑफ ट्यूबल ओक्लूजन, जो सबसे पहले स्टेज है जिसके अंदर हमारी ट्यूब बंद हो रही है, ठीक है। ट्यूब क्यों बंद हो रही है? उसका एडीमा हो रहा है। आपको पता है कोई भी इन्फेक्शन वगैरह चल रहा है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन चल रहा है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में एडीमा होता है, और एडीमा के रिजल्ट में हमारा हाइपरीमिया होता है, मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी वो फूली फूली नजर आएंगी। एडिमा हुआ, हाइपरीमिया हुआ, हमारी ट्यूब ब्लॉक हो गई है। तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा? हमारा अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। आपको पता है जो हमारी गैसेज है अंदर, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हमारे ब्लड में डिफ्यूज कर जाएंगी, अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट कर जाएगी अंदर की तरफ, तो हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड देखने को मिलेगी। रिट्रैक्ट होगी, अंदर नेगेटिव प्रेशर हुआ है, नेगेटिव प्रेशर ने सक्शन करनी है, जो अंदर ब्लड वेसल्स हैं, जो मिकोजा वगैरह हमारा मिडिल ईयर का, उसमें से थोड़ा बहुत फ्लूइड निकलेगा ब्लड वेसल्स के अंदर से, तो थोड़ी बहुत इफ्यूजन देखने को मिलेगी, जो बहुत ज़्यादा मार्क्ड नहीं होगी। हम कहेंगे बड़ी जल्दी हम इफ्यूजन पकड़ लेंगे, लेकिन नहीं, अभी सिर्फ हमें रिट्रैक्टेड मेम्ब्रेन का ही मेन इशू आ रहा होगा। उसके बाद सिम्टम्स क्या है जो पेशेंट लेके प्रेजेंट करेगा? वो कहेगा मुझे डेफनेस है, मतलब कम सुन रहा है, और साथ में कान में हल्की फुल्की दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है, और थोड़ा बहुत कम मुझे ना कम सुन रहा है। सिर्फ अभी ये बिल्कुल छोटे से सिम्टम्स होंगे, इतने बड़े सिम्टम नहीं आ रहे फर्स्ट स्टेज के ऊपर, जब ट्यूबल ब्लॉकेज अभी हुई है। उसके बाद हमें साइंस का देखने को मिलेंगे जो हमने क्लिनिक में देखने हैं। एक तो हमें रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, ठीक है। आपको पता है जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ रिट्रैक्ट करेगी, उसके पीछे ही अगर ये रिट्रैक्ट करेगी उसके पीछे ही तुम्हारी मेलिस बोन प्रेजेंट थी, ठीक है। तो मेलिस बोन के जितने जितने स्ट्रक्चर होंगे ना वो हमें मोर प्रोमिनेंट हो जाएंगे, सामने स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से नजर आना शुरू हो जाएंगे। उसके लेटरल प्रोसेस वगैरह, पहले तो हमें सिर्फ अम्बो पॉइंट नजर आ रहा था ना, अब उसका सारा कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा, लेटरल प्रोसेस और जो बोन है, क्योंकि अब सारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पीछे जाके जुड़ गई हुई है मेलिस के साथ, तो मेलिस मोर प्रोमिनेंट हो जाएगी, और हमें लाइट रिफ्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों को मैंने बताया था जब हम ऑटोस्कोपी कर रहे थे तो लाइट रिफ्लेक्स डाल रहे थे, तो यहाँ पे एक शेडो बन रहा था नीचे इंटीरियर इन्फीरियर साइड पे, ठीक है। तो वो शेडो भी नहीं अब बन रहा होगा, क्योंकि अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डिटेक्ट कर गई, अंदर की तरफ चलेगी हुई है, तो शेडो भी नहीं देखने को मिलेगा। ट्यूनिंग फोक टेस्ट करेंगे तो हमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा, जैसे नेगेटिव रिने टेस्ट वगैरह देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारी स्टेज आ जाएगी सेकंड स्टेज, स्टेज ऑफ प्री सपुरेशन। अभी सपुरेशन स्टार्ट हुई है, उसके अंदर क्या होगा? ट्यूबल ओक्लूजन थी, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए ट्यूबल ओक्लूजन रही, ठीक है। अंदर नेगेटिव प्रेशर बहुत देर के लिए रहा। बैड जब सुपर सीडल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया वायरस के बाद, तो वायरस जो है हमारा इन्वेड करेगा हमारी ट्यूब के थ्रू हमारे मिडल ईयर में, ठीक है, बैक्टीरिया इन्वेड होगा। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? मिडल ईयर के अंदर हाइपरीमिया हो जाएगा, हाइपरीमिया शुरू हो जाएगा, स्वेयर वाला हाइपरीमिया। अब बहुत ज़्यादा जो कंडीशन है ना वर्स होनी शुरू हो जाएंगी, जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना वो बड़ी बड़ी हो जाएंगी, और हमें बाइट से भी नजर आना शुरू हो जाएंगी, और जो हमारी इन्फ्लामेटरी एक्सिडेट है अब वो भी निकलेगा ब्लड वेसल्स से। आपको पता है हाइपरीमिया तो होता है इस चीज़ के लिए ही है, ठीक है। हमारी मतलब एक तरह का अडाप्टिव रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी की तरफ से, उसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स निकलने होते हैं ब्लड वेसल से ताकि बैक्टीरिया को किल कर सकें, ठीक है। वो एक तरह का एक्सुडेट निकलेगा, हाइपरीमिया होगा। साथ में हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कंजेस्टेड देखने को मिलेगी। क्यों कंजेस्टेड देखने को मिलेगी? उसके ऊपर भी तो ब्लड वेसल प्रेजेंट है ना, उनका भी हाइपरीमिया होगा, उसकी वजह से हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कंजेस्टेड देखने को मिलेगी। सिम्टम्स क्या आएंगे? पेशेंट को अब एयर एक होगी, अच्छी वाली एयर एक होगी, मतलब थ्रोम्बिक इन नेचर होगी, इसको नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। और साथ में डेफनेस भी होगी और टेनाइटिस भी होगा, मतलब कानों में घंटी भी बजेगी। ये सिम्टम कौन प्रेजेंट करेगा? अडल्ट। जाहिर बात है अडल्ट ही बता सकता है ना मेरे कान में दर्द हो रही है। थ्रोम्बिक नेचर क्यों है? क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हमारा ब्लड पंप करता है हार्ट के थ्रू, तो डुक 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 जिस तरह पंप करेगा उस तरह से हमारे कान में दर्द होगी, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल का हाइपरीमिया हो चुका हुआ है, ठीक है। थ्रोम्बिक इन नेचर होगी, एयर एक हो गया, और ये अडल्ट आगे आपको सिम्टम दे रहा होगा। चाइल्ड के क्या सिम्टम होंगे वो आपने खुद गैस करने। एक तो उसको हाई फीवर होगा, क्योंकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन चल रहा है, तो 102 का फीवर होगा उसको। साथ में रेस्टलेसनेस होगी कि सोएगा नहीं और रोता रहेगा, ठीक है। साइंस क्या देखने को मिलेंगे? साइंस में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी, कार्ट व्हील अपीयरेंस आ रही होगी। कार्ट व्हील अपीयरेंस क्यों आ रही है? आपको पता है कि अगर हमारी अब हाइपरीमिया हो चुका है, तो आपको पता है हमारे पीछे मेलिस प्रेजेंट है, उसका जो आगे हमारा प्रोसेस लग रहा है इसके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर वो अम्बो पॉइंट बना रहा था, ठीक है। अम्बो पॉइंट के गिर्द हमारी ब्लड वेसल्स इस तरह से मतलब स्वेल हुई होंगी, हाइपरीमिया हुआ होगा। फिर एक तरह की जो सारी सारी ब्लड वेसल्स हैं वो सारी इस तरह स्वेलिंग हुई होगी, तो हमें इस तरह की अपीयरेंस सारी से कार्ट व्हील नहीं होता, जैसे रेडे का टायर होता है, तो वैसी अपीयरेंस आ रही होगी, इसको हम कहेंगे कार्ट व्हील अपीयरेंस है। ये सेकंड स्टेज में आ रही, स्टेज ऑफ
प्री सपोरेशन, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। उसके बाद ट्यूनिंग फोक टेस्ट क्या आएंगे, ट्यूनिंग फोक टेस्ट भी हमारे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस दोबारा दे रहे हैं। आपको पता है मिडिल ईयर तक जो भी मसले मसाइल आएंगे एक्सटर्नल ईयर से लेकर मिडिल ईयर तक वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के होंगे। तो जो बाकी स्टेजेस रह गई हैं 2 3 सॉरी, और ट्रीटमेंट रहेगा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।